हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो हमारा डीवी एक्ट है उसकी सेकंड वीडियो ही है हमारी। तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स हैं उनको डील करेंगे। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है उसकी एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है, जिसका जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आज की वीडियो है देखिए वो इन चीज़ों से डील करने वाली है, मतलब कि जो आपका सेक्शन 4 है उससे आगे के सेक्शन हम लोग 4 इंक्लूड करके उनसे आगे के सेक्शन को डील करेंगे। जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 अपना वो आपका बात करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो इनको डील करेंगे पहले। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपका बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिलीफ, मतलब कि सेक्शन नंबर 12 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 29 इनको डील करेंगे। फिर आपका लास्ट चैप्टर बचता है जो कि मिसलेनियस पार्ट की बात करता है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 30 टू 37 के अंदर आपकी डील करी गई है। तो इन सब चीज़ों को मैं ट्राई करूंगा आज के इस पार्ट नंबर 2 के अंदर, मतलब वीडियो का जो पार्ट सेकंड है उसी के अंदर कवर करवा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए देखिए क्या चीज़ बात करी गई है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। प्रोटेक्शन ऑफिसर प्लस आपके जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हो सकती हैं। तो सेक्शन 4 आपका बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब कि जिस भी पर्सन को कंप्लेंट करी जाएगी वो पर्सन आपका होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर, और उसकी क्या क्या तो ड्यूटीज हो सकती हैं, वो क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आएंगी। जो 4 सेक्शन है वो बात करता है कि कब उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका मतलब कि कंप्लेंट करी जा रही है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और कंप्लेंट को रिसीव करने के टाइम पे क्या जो पर्सन आपका इन्फॉर्म करने वाला इन्फॉर्मेंट है उसकी कुछ लायबिलिटी होगी अगर उसने गलत को इन्फॉर्मेशन दे दी है, या फिर एंटीसिपेशन उसको था, एप्रीहेंशन ऐसी थी कि उसको लग रहा था कि कोई ना कोई ऑफेंस हो सकता है, तो उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब देखिए जो भी जनरली क्या चीज़ होता है सोसाइटी के अंदर, या फिर आप एक लीगल ड्यूटी लेकर चलिए कि जो भी पर्सन जिसको कि जिसको पास्ट में किसी ऑफेंस हुआ था कोई किसी तरीके का, उसके बारे में आज आपको नॉलेज आई, आपको उस बारे में पता लगी है, या फिर प्रेजेंट में कोई ऑफेंस आपका हो रहा है आपके सामने, तो थर्ड या फिर आपका हो सकता है आपको ये पता लगा कि इन फ्यूचर कभी भी ये ऑफेंस आपका कमिट हो सकता है, तो उन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग उस पर्सन की ड्यूटी बनेगी कि वो इन्फॉर्म करेगा, तो उनकी बात करी गई है। तो एनी पर्सन हु हैज़ रीजन टू बिलीव, कोई भी पर्सन आपका हो सकता है, इवन जो पर्सन आपका चाइल्ड भी हो सकता है, कोई भी आपका अदर पर्सन भी हो सकता है, जिसको भी पता लगे, एनी पर्सन ऑफ एनी एज हैज़ रीजन टू बिलीव, उसको सेक्शन 26 आईपीसी, मतलब कि उसको इतना रीजन है, उसके पास इतने रीजन है बिलीव करने के लिए दैट एन एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि सेक्शन 3 में बताया गया था कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है वो हैज़ बीन और इज बीइंग और लाइकली टू बी, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, या तो कमिट हो चुका या होने वाला है या हो रहा है या फिर हुआ है अभी, कमिटेड, मे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो वो क्या करेगा कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा कंसर्न, उसको इस बात की नॉलेज जो है पहुंचा देगा, या फिर उसको कंप्लेंट कर देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन वहां तक कर देगा। यही चीज़ आपकी जो पोक्सो है उसके अंदर भी आपके सेक्शन 19-20 के अंदर मीडिया के रिगार्डिंग आपकी ड्यूटी बताई गई, जबकि उनको पता लगेगा, या फिर उन्हीं सेक्शन के अंदर आपकी जो स्पेशल जो आपकी जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती हैं या फिर लोकल पुलिस है उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उन्हीं के अंदर आप जाके एक बार चेक कर लेना। सेकंड क्लॉज आपका बात करता है नो लायबिलिटी, ना तो सिविल नेचर की ना ही क्रिमिनल नेचर की आपकी लायबिलिटी होगी, शैल बी इनकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जैसे भी ड्यूटी दे रखी है, तो उस ड्यूटी को निभाते हुए कोई इंसान अगर किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है तो उस पर्सन के ऊपर ना तो कोई सिविल लायबिलिटी इंपोज करी जाएगी, ना ही कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज है जो करी जाएगी। अब सेक्शन 5 बोलता है ड्यूटी क्या होगी, सर्विस प्रोवाइडर की, पुलिस ऑफिसर्स की, या फिर मजिस्ट्रेट की। तो एक पुलिस ऑफिसर या फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और द मजिस्ट्रेट, 4 अथॉरिटी दी गई हैं। हु हैज़ रिसीव्ड ए कंप्लेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, जिसने भी इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कंप्लेंट जो रिसीव करी है, और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर ये अथॉरिटीज आपकी अकरेंस प्लेस जहां पे था, जिस जगह पे ये ऑफेंस कमिट हो रहा था उस जगह पे वो प्रेजेंट थे। और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम, या फिर जैसे DIR आपकी बनाई जाती है डोमेस्टिक आपकी जो एक तरीके से आपकी देखी जाए तो इंसिडेंट की जो भी रिपोर्ट बनेगी उन सब रिपोर्ट्स को यहाँ पे उनको फॉरवर्ड किया गया हो, शैल इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन। तो उस केस के अंदर ये चारों अथॉरिटीज की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेगा, एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कि जो एग्रीड वुमेन है जिसके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ हो, तो उस वुमेन को एक तरीके से इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या कि ऑफ हर राइट, उनके राइट के बारे में, टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए रिलीफ बाय वे ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर का एक
एप्लीकेशन लगा सकती है कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लग सकती है, सेक्शन 18 में आएगा। फिर आपका फॉर मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ के लिए भी जा सकती है सेक्शन 20 के अंदर, 2 का के आपका बात करता होगा। फिर आपकी कस्टडी ऑर्डर के लिए जा सकती है 21 के अंदर। फिर आपका रेजिडेंस ऑर्डर के लिए जा सकती है सेक्शन 21 के अंदर, 19 के अंदर। फिर आपकी कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकती है सेक्शन 22 के अंदर। और मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर एक से ज़्यादा या फिर ये सारी या फिर इनमें से कोई भी एक जो रिलीफ है वो मांग सकती है, इसके लिए वो अप्लाई कर सकती है। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन उसको दी जाएगी कि आप एंटाइटल हो, आप एप्लीकेशन लगाने का आपका राइट है। सेकेंड आपका बात करा गया है कि ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि उसके पास सर्विस प्रोवाइडर से आप किसी तरीके की सर्विस जो है वो सर्व करवा सकते हो, जो कि सेक्शन 10 में आएगा। फिर आपके ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि सेक्शन 8 में जिसकी अपॉइंटमेंट करी जाती है, तो उससे भी आप सर्विस ले सकते हो। और उसके बाद उसके राइट की बात करी जाएगी कि ऑफ हर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का, उसके अंडर में उसको फ्री लीगल जो सर्विसेज हैं सारी तरीके की वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आपका राइट है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द अबव मेंशन्ड अथॉरिटीज टू इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर वुमेन, कि आप इस तरीके की ऑफेंस के रिगार्डिंग आप इस तरीके के ऑर्डर भी हमसे पास करवा सकते हो, जिनके लिए आपको अलग अलग सेक्शन में जाके अप्लाई है जो करना पड़ेगा। ई क्लोज बोलता है और ऑफ हर राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी, मतलब कि आईपीसी के अंदर 498 में क्रुएलिटी के रिगार्डिंग भी आप कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो, जहां पे भी आपका रेलेवेंट लगे उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये अबो सच मेंशन आपकी जो भी अथॉरिटीज़ थी, जैसे आपका कोई भी मैजिस्ट्रेट है या फिर अपना जो सर्विस प्रोवाइडर था, प्रोटेक्शन ऑफिसर था या फिर पुलिस ऑफिसर था, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो विक्टिम को ये सारी बातें बताओगे। Provided that nothing in this section shall be constituted in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with the law upon the receipt of the information as to the commission of the cognizable offence। लेकिन इसके अंदर ऊपर वाले जो ऑर्डर के रिगार्डिंग आपके राइट दिए गए, इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझा जाएगा कि पुलिस ऑफिसर को हमने एक तरीके से फ्री कर दिया कि उसकी अब कोई ड्यूटी नहीं है। उसकी वैसी ही ड्यूटी रहेगी जैसे कि क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो जैसे भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो उसके बाद जैसे वो एक्शन लेगा तो वो उससे फ्री नहीं करा जाएगा। 6 बोलता है कि शेल्टर हाउस के रिगार्डिंग आपका आ जाएगा। 6 के पढ़ने के पहले मैं एक चीज़ करवा देता हूँ आपको, सेक्शन 9 जो है वो पहले करवा देता हूँ, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी दी गई है। अब 9 को पढ़ना हो कि उसकी क्या क्या पावर एंड फंक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 8 में जाना पड़ेगा। तो हम लोग 6 और 7 को एक बार छोड़ देते हैं, 8 पे चलते हैं सीधा। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, मतलब कि जो बताया गया था ना 5 के अंदर की प्रोटेक्शन ऑफिसर की कुछ ड्यूटी बनेगी कि वो इन्फॉर्म करेगा। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मर्जी नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आपके अपॉइंट करे जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट मे कंसीडर नेसेसरी एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया और एरियाज। अब उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एरिया जो होगा वो उनको मेंशन करके बताएगी, या तो आपके कुछ कई एरियाज हो सकते हैं या फिर आपका एक कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, मतलब बोले तो ज्यूरिसडिक्शन फिक्स करके बताएगी। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको क्या बताना, साथ में उनको इन्फॉर्म करना उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। विद इन विच द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में या फिर गवर्नमेंट ने जो भी उसके ऊपर ड्यूटीज इंपोज करी हैं या फिर पावर कन्फर कर रखी हैं, तो उन सबको कितने एरियाज के अंदर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी एरिया आपका फिक्स करके आपकी स्टेट गवर्नमेंट बताती है। सेकंड बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल बी वुमेन। अब जहां तक कोशिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कोशिश करेगी कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर हो हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। एंड शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज में बी प्रिस्क्राइब। जैसा भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपका दिया जाएगा उस तरीके की उसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बोले तो कि मतलब वो लीगल फील्ड से हो सकती हैं या फिर आपकी पुलिस लाइन में हो सकती हैं, तो उनका उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि इन तरीके के एक्ट के अंदर वो डील है जो कर चुकी हो। थर्ड वो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन भी जो ऑफिस की होंगी वो भी आपकी फिक्स है जो करी जा सकती हैं। अब सेक्शन 9 के अंदर इन्हीं ऑफिसर्स की ड्यूटी की बात करी गई है कि क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, उनको कैसे कैसे फंक्शन करने पड़ेंगे। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट होगा उसको असिस्ट करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट, कि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट आपका इस एक्ट के अंडर में अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है या फिर अपने फंक्शन को एक तरीके से डिस्चार्ज कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो हेल्प करेगा मैजिस्ट्रेट की, ताकि वो अपने काम को स्मूथली तरीके से कर पाए। सेकंड बोलता टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR
डोमेस्टिक इंसिडेंट जो रिपोर्ट होगी वो बनाएगा और वो मैजिस्ट्रेट को देगा इन सच मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसे बता रखा उसी फॉर्म के अंदर और ऐसे ही अपने मैनर के अंदर। अपॉन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस and forward the copies thereof to the police officer in charge of the police station within the local limit of whose jurisdiction the domestic violence is alleged to have been committed and to the service providers in that area। तो उसके अंदर आपका क्या करेगा कि रिपोर्ट जो होगी जब भी उसके पास पहुंचेगी तो वो आपका मैजिस्ट्रेट को देगा और उसकी जो एक कॉपी होगी वो इसी एरिया के अंदर, जहां जिस एरिया के अंदर वो काम कर रहा है उसका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसका जो SHO है, मतलब कि जो आपका इंचार्ज है उस स्टेशन का, उसको भेजा जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपकी एक रिपोर्ट की कॉपी भेज देंगे और साथ में इसकी कॉपी क्या होगी, इसकी जो कॉपी होगी उनको भी भेज देंगे, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उस एरिया के, वहां पे भी भेज दी जाएगी। सी क्लॉज आपका बोलता है टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मैजिस्ट्रेट इफ एग्रीड पर्सन सो डिजायर क्लेमिंग रिलीफ ऑफ द इशुएंस ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 5 के अंदर बताया गया था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी आप डिमांड कर सकते हो, उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये उन अथॉरिटीज ने उसको इन्फॉर्म किया था, तो जब ये एप्लीकेशन उसके पास उसने लगा दी तो आगे क्या करेंगे, इसके लिए सी क्लॉज आपका बोलता है कि वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट को कि अगर जो आपका एग्रीड पर्सन है जिसको सेक्शन 5 के अंदर इन्फॉर्म किया गया था, उसने डिमांड कर लिया कि मेरे को प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए जाएं, मेरे को प्रोटेक्शन जो ऑर्डर है वो इशू करके दिए जाए ताकि मेरे को प्रोटेक्शन मिल सके, तो इसके रिगार्डिंग अगर उसने कोई किसी तरीके की रिलीफ क्लेम कर रखी है तो उसकी जो कॉपी होगी, जो एप्लीकेशन होगी वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट प्रोटेक्शन ऑफिसर। डी क्लॉज बोलता है टू एंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड। ये बात भी इंश्योर करते हैं कि जो आपकी एग्रीड वुमेन है उसको लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रखी है अपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर में, और मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द कंप्लेंट इज टू बी मेड, और उसको फ्रीली ये सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अवेलेबल कराई जा सकती हैं जिसके अंदर की वो अपनी एक कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती है। ई क्लोज बोलता है टू मेंटेन ए लिस्ट ऑफ दी ऑल दी आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, प्रोवाइडिंग जो भी आपके लीगल प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो कि लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं या फिर शेल्टर हाउस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब की भी एक लिस्ट जो होगी वो मेंटेन करेगा इन ए लोकल एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एफ बोलता है टू मेक अवेलेबल द सेफ शेल्टर होम, सेफ शेल्टर होम उनको सेफ जो होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। टू गेट द एग्रीड वुमेन मेडिकल एग्जामिन, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। फिर आपका बात करा गया है कि उसकी जो कॉपी होगी वो मेडिकल रिपोर्ट की वो पुलिस स्टेशन के अंदर भेज देंगे और मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे जिसके पास भी इसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी। एच आपका क्लोज बोलता है टू एंश्योर दैट द ऑर्डर फॉर द मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एग्जीक्यूटेड, कि 20 के अंदर जो भी मॉनेटरी रिलीफ का कोई ऑर्डर आया था तो उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है और ऑर्डर जो है वो पास हो चुका है, तो इस बात को भी इंश्योर करते हैं। और उसके बाद आई लास्ट क्लोज बोलता है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रेस्क्राइब, मतलब ऊपर जो दे रखी है इसकी प्राइमरी ड्यूटीज हो सकती हैं, जो आपका आई क्लोज है उसके अंदर सेकेंडरी आपकी ड्यूटीज जो है वो इम्पोज करी जा सकती है, तो उनको भी जो है परफॉर्म करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये आपका सेक्शन 9 के अंदर आपका फर्स्ट क्लोज था। अब सेकंड क्लोज है जिसके अंदर से आपका पीटी के अंदर क्वेश्चन पूछने के चांस बन जाते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कि किसके सबॉर्डिनेशन में काम करेगा, तो मैजिस्ट्रेट के अंडर में काम करता है, मतलब अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द मैजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट और अंडर दिस एक्ट। और वो जो सर्विस आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो किस तरीके से काम करेगा, एक तो आपका अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट करेगा, दूसरा वो काम करेगा शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज, वो वाली ड्यूटी जो कि या तो मैजिस्ट्रेट लगाए या फिर ये एक्ट लगाए या फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर इंपोज करे, तो सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करना उस प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है। तो ये सेक्शन आपका 9 था। 6 के अंदर देखोगे तो शेल्टर होम की क्या आपकी ड्यूटीज बनेंगी, जैसे इसके अंदर आया था ना सेक्शन 9 के फर्स्ट के अंदर जो एफ क्लोज के अंदर कि अवेलेबल कराया जाएगा सेफ शेल्टर होम उनको, तो अब ये सेफ शेल्टर होम तो उनको प्रोवाइड करवा दिया, अब उन शेल्टर हाउस की शेल्टर होम की क्या ड्यूटी है वो 6 बताता है। इफ एन एग्रीड पर्सन और ऑन हर बिहाफ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर request the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the agreed woman in the shelter home। सिंपल सी चीज़ है कि जब भी उससे डिमांड करेंगे तो उनको प्रोवाइड करवा देगा। तो किसकी ड्यूटी है, शेल्टर होम के इंचार्ज की। 7 बोलता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे भी आपकी यहाँ पे मानी गई थी जैसे जी क्लॉज के अंदर कि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो जब इस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी मेडिकली उसकी फैसिलिटीज़ मांगी गई थी, जैसे ई क्लॉज के अंदर भी था 9 के फर्स्ट के ई में मेडिकल फैसिलिटी, तो उनके अंदर उनकी क्या ड्यूटी बनती है, तो जब भी एग्रीड पर्सन या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिक्वेस्ट करता है
person in charge of the medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the agreed person in the medical facility। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जब उससे मांगी जाएगी मेडिकल फैसिलिटी तो मेडिकल फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड करवा देगा, शेल्टर होम माना जाएगा तो शेल्टर होम प्रोवाइड कर देगा। ड्यूटी किसकी है? इन दोनों के इंचार्जेस की, तो जो इंचार्ज होंगे इनके उनको ड्यूटी आपकी है तो वो प्रोवाइड करेंगे शेल्टर होम भी, जो कि सेफ होना चाहिए, दूसरा आपका मेडिकल फैसिलिटी। कम टू सेक्शन 10 आपका बात करता है सर्विस प्रोवाइडर की। अब ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो 9 के 1 के ई में आया था कि जो लिस्ट होगी वो आपकी तैयार करी जाएंगी, तो उनके रिगार्डिंग आपका है 2 का आर सर्विस प्रोवाइडर। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ, जैसे भी रूल आपके बनाए गए हों इस बिहाफ पे उनको ध्यान में रखते हुए। एनी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर कोई भी आपका वॉलंटरी एक आपकी एसोसिएशन हो या फिर आपकी कोई कंपनी हो जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो, या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन, या फिर आपकी अदर कोई भी अथॉरिटी है जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि जो वुमेन है उसके राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। बाय लॉफुल मीन्स इंक्लूड करता है प्रोवाइडिंग ऑफ द लीगल एड, या फिर आपकी मेडिकल फाइनेंशियल कोई भी मेडिकल तरीके की, या फिर आपकी अदर असिस्टेंस, शेल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करवाएगी ये आपकी एसोसिएशन या फिर आपकी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना एनरोलमेंट करवाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पज से सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के आगे अपना रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट है जो करवाएगी। सेकंड बोलता है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर, तो उनकी ड्यूटी पावर क्या रहेगी? तो वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आपकी रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी उसका फॉरवर्ड कर देगा। फिर बात आता है कि एग्रीड पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, उसकी कॉपी आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन के अंदर भेज दी जाएगी। फिर आपका इंश्योर करता है कि एग्रीड पर्सन जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको शेल्टर होम भी प्रोवाइड हो रहा है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, और उसकी कॉपी जो होगी रिपोर्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ द एग्रीड पर्सन इन द शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। जिस जगह पे भी आपका ये अक्रेंस प्लेस था वहां के पुलिस स्टेशन के अंदर भी इसकी रिपोर्ट की जो कॉपी है वो भेज दी जाएगी। थर्ड बोलता है नो शूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज डीम्ड टू बी द एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू बी एक्ट अंडर दिस एक्ट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ। मतलब कि जो जनरल बातें होती है कि गुड फेथ के अंदर अगर किसी ऑफिसर ने कोई एक्ट कर दिया तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, किसी तरीके की उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 11 बात करता है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी। मतलब 9 में हमने देखा कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी होगी, 10 के अंदर देखा कि एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे, उनकी ड्यूटी आपकी क्या हो सकती हैं। अब बात जो करी गई है वो 11 के अंदर बोलता है गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट दोनों दे रखे हैं, ध्यान रखना। शैल टेक मेजर टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर वाइड पब्लिसिटी, कि गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगी कि इस एक्ट के रिगार्डिंग लोगों को अवेयरनेस के लिए आपकी पब्लिसिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर जो आपकी जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर हैं या फिर आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको क्या है कि एक पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस ट्रेनिंग उनको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इस बात को मॉनिटर करती है। फिर आपकी कोऑर्डिनेशन करती है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जो भी आपके अदर कंसर्न आपके मिनिस्ट्रीज हैं या फिर डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करती है ताकि इस एक्ट के प्रोविजन को और इफेक्टिवली तरीके से आपके इंप्लीमेंट करे जा सकें, और एक तरीके से आपकी इसके रिगार्डिंग आपकी रिव्यू को भी कंडक्ट कर सकती है। फिर आपका बोलते हैं कि वेरियस आपकी मिनिस्ट्री जो भी कंसर्न करती है डिलीवरी ऑफ द सर्विस टू द वुमेन की, तो उनके रिगार्डिंग आपके प्रोटोकॉल जो है वो भी आपके तैयार करने पड़ेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी 11 के अंदर बता रखी है। तो ये आपका यहाँ पे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। पावर ड्यूटीज़ की बात कर रहे थे, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की देख ली, प्रोटेक्शन ऑफिसर की देख ली, सर्विस प्रोवाइडर की देख ली। तो 4 से 11 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कम टू द चैप्टर नंबर 4 आपका बोलते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू उन पर्सन्स को जो है रिलीफ के जो ऑर्डर है वो पास करे जा सकते हैं। तो वो कैसे प्रोसीजर होंगे? तो इसके अंदर सिंपल सा यही बोलते हैं कि पर्सन जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, उसको क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर के पास भेज देंगे, डीआई बना लेंगे, उसकी काउंसलिंग कर ली जाएगी। इस तरीके का आपका प्रोसीजर है जो रह सकता है। अब बात करता है अपने प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ द रिलीफ। एप्लीकेशन लगेगी जी मजिस्ट्रेट के पास, तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन होगा जो कि एप्लीकेशन लगाता है, या फिर आपकी किसको लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को एप्लीकेशन लग सकती है, और एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड पर्सन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाते हैं। सिंपल सी चीज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में, बेरेट की लैंग्वेज में समझते हैं। पहले बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन और ए प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर ऑफ द रिलीफ
अंडर दिस एक्ट, मतलब कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन या फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर उनके बिहाफ पे कोई भी एक पर्सन आपका एक एप्लीकेशन लगा सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि हमें इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जो भी सर्विसेज हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो रिलीफ हैं वो हमें प्रोवाइड कराई जाए, एक या फिर उससे ज़्यादा। प्रोवाइडेड दैट, ये डायरेक्टरी रहेगा, प्रोवाइजो के अंदर रखे, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन द मैजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन एनी DIR, जो भी आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होगी उसको जो मैजिस्ट्रेट है वो आपका क्या करेगा, कंसीडर करेगा, उसके बाद इस तरीके का ऑर्डर है जो पास कर सकता है, रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड क्लोज बोलता है रिलीफ सोट अंडर सबसेक्शन 1 में इंक्लूड रिलीफ फॉर द इश्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन डैमेज विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर द कॉम्पनसेशन और डैमेजेस फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। इसके अंदर बोलता है कि जो भी आपकी रिलीफ मांगी गई है फर्स्ट के अंदर कि हमें ये रिलीफ दी जाए जो इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है और जिनकी डिमांड सबसेक्शन 1 के अंदर करी गई थी, इसके अंदर आपका क्या करेगा, वो इंक्लूड करता है उस रिलीफ को भी कि वो आपके कॉम्पनसेशन के भी ऑर्डर मांग सकता है कि कॉम्पनसेशन दिलवाया जाए जी मेरे को या डैमेजेस दिलाया जाए, और इस राइट को खत्म करे बिना कि जो उसको इंजरी हुई है उसके लिए जो कॉम्पनसेशन मांगेगा वो तो अलग है, उनके साथ साथ वो और आपके कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। तो इन सब का यहाँ पर राइट रहेगा सेकेंड क्लोज के हिसाब से। तो ये इन एडिशन टू एनी अदर लॉ रहेगा, तो मतलब कि डैमेजेस के लिए सिविल शूट जो है वो भी आपका फाइल किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक आपका केस था लत्था PC वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, LATHA वर्सेस लत्था PC वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में। बोलता है कि पिटीशन अंडर सेक्शन 484 CRPC टू क्वैश द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12 नॉट मेंटेनेबल। केरला हाई कोर्ट ने बोला था 2018 के केस के अंदर लत्था PC वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कि जो पिटीशन आपकी 484 के अंदर लगाई गई है एक तरीके से CRPC के अंदर, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपकी बात करी गई है। चलिए देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिक्री फॉर द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन और डैमेजेस हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन एंड अमाउंट इफ एनी paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable। मतलब कि उसने अगर कोई पहले कोई अमाउंट दे रखा है और बाद में इस तरीके का कोई भी ऑर्डर पास हो जाता है कि उस एग्रीड पर्सन को कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो पहले वाले अमाउंट के अंदर इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। फिर आपका फोर्थ क्लोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में बोलता है द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग। हियरिंग की फर्स्ट डेट आपकी कब फिक्स करेगा, विच शैल नॉट ऑर्डिनली बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। जब भी कोर्ट आपकी एप्लीकेशन उसकी रिसिट करता है तो उससे 30 डेज के बियॉन्ड आपका फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग आपकी ज़्यादा दिन की नहीं होगी। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन आपने रिसीव करने के बाद अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो फिक्स करके देनी है कि अगले 30 दिनों में कौन सा वो दिन होगा जिस दिन आपकी फर्स्ट हियरिंग करी जाएगी। तो आज ही फिक्स करके बताओगे, वो दिन आपका 30 दिन से ज़्यादा का दिन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ क्लोज बोलता है द मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सबसेक्शन 1 विच विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग के बाद आपको जो एप्लीकेशन लगी है फर्स्ट हियरिंग वाले दिन से लेके और आगे के 60 दिन के अंदर उसका फाइनल डिस्पोजल है जो कर देना है। 13 बोलता है सर्विस ऑफ नोटिस। तो नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। कि जो भी आपकी इस फोर्थ और फिफ्थ क्लोज के अंदर आपका जो डेट फिक्स करी गई थी उसका एक नोटिस जो होगा वो भेजा जाएगा सर्विस प्रोवाइडर को या फिर आपके जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को। हु शैल गेट इट सर्व्ड बाय द मीन्स एज में बी प्रेस्क्राइब ऑन द रिस्पोंडेंट। जो भी रिस्पोंडेंट बताए गए हों उनको भेज देगा, और एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days और फर्दर रीजनेबल टाइम एज में बी अलाउड बाय द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ द इट्स रिसिट। तो वो 2 दिन के अंदर आपका क्या करेगा कि अगले 2 दिन के अंदर डायरेक्शन दी जाएगी कि अगले 2 दिन के अंदर उसको सर्व कर दो, या फिर 2 दिन से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट उस टाइम को बढ़ा सकता है जैसा भी ठीक लगे। फिर आपकी इसके रिगार्डिंग आपकी एक डिक्लेरेशन आ जाएगी सर्विस ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग, जो कि तैयार करके देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सच फॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब शैल बी द प्रूफ दैट सच नोटिस हैज बीन सर्व्ड अपॉन द रिस्पोंडेंट। इस बात की एक डिक्लेरेशन आएगी तो इस बात से ये प्रूफ होगा कि हमने जो नोटिस था वो सर्व कर दिया था। 14 में काउंसलिंग करी जाएगी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंसलिंग के अंदर आपका इधर सिंगली और जॉइंटली करा जा सकता है, और विद एनी मेंबर ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी बंदा होगा जो कि एक्सपीरियंस रखता हो, क्वालिफिकेशन रखता हो, तो वो आपका क्या करेगा वहाँ पे काउंसलिंग कर देगा। सेकंड क्लॉज में बोलता है कि जो भी आपका मैजिस्ट्रेट है जो इशू कर सकता है एक डायरेक्शन को सबसेक्शन 1 के अंदर, तो वो डेट एक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा ऑफ द केस विद इन द
पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, तो अगली डेट आपकी अगले 2 महीने के अंदर अंदर की होनी चाहिए, उससे एक्सीड करती कोई भी डेट नहीं होगी। 15 को एक बार ऊपर से पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असिस्टेंस ऑफ द वेलफेयर एक्सपर्ट की बात करी गई है, तो वेलफेयर एक्सपर्ट भी आपका बुलाया जा सकता है, जिसके लिए प्रेफर करा जाएगा वुमेन होनी चाहिए। 16 बोलता है इस तरीके की प्रोविजन जो आपकी जो भी प्रोसीडिंग चलेगी सारी की सारी इन कैमरा आपकी चलेगी। कैमरा बोले तो कमरा, एक कमरे के अंदर होगी। कैमरा मतलब कि उसको लाइव आपको स्ट्रीम नहीं करनी है, इसको एक कमरे के अंदर करनी है, जैसे कि सेक्शन नंबर 37 पोक्सो के अंदर, सेक्शन 22 आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, सेक्शन 327 सीआरपीसी में दे रखी है। तो ये आपकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। 17 आपका बात करता है शेयर हाउस होल्ड के लिए रिजाइड करने का उसका राइट है, मतलब सेपरेट एप्लीकेशन लग सकती है 17 के अंदर कि उसको जो सब्सटेंटिव पोर्शन इसको बोल सकता हूं मैं कि उसको क्या है कि एक तरीके से राइट रहेगा उसका रिजाइड करने का कि शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर उसको जगह दी जाए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो भी आपका इस टाइम पे एनफोर्समेंट में कोई लॉ है और वहां पे आपकी कोई भी बात आपकी लिखी गई हो, कुछ भी बात उसने बोल रखी हो। एवरी वुमन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द राइट टू रिजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड, हर एक वुमन का जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर है उसका राइट रहेगा कि वो रिजाइड कर सकती है शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर, वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट टाइटल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम, चाहे उसका किसी तरीके का कोई भी राइट टाइटल और बेनिफिशियल उस शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर इंटरेस्ट है या फिर नहीं हो बेशक से, लेकिन उसका राइट रहेगा रिजाइड करने का। Aggrieved person shall not be acquitted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law। Aggrieved person को किसी तरीके से उसको evict या फिर exclude नहीं करा जा सकता उस shared household से या फिर shared household के किसी भी part से respondent के द्वारा, लेकिन कोई स्पेशल आपका लॉ बना होगा जिसके तहत उनको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो वुमेन होगी तो उसके ऊपर इस तरीके से उसको रिमूवल के ऑर्डर आपके नहीं आ सकते हैं। एक बार देखते हैं सेक्शन 19 को इसी के साथ। 19 आपका बात करता है रेजिडेंस के जो ऑर्डर आएंगे। 17 के अंदर तो उसने बोल दिया कि रेजाइड मेरे का करने का राइट है, तो फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? 19 में जैसा ऑर्डर आएगा रेजिडेंस के रिगार्डिंग, देखिए कैसे। While disposing of an application under subsection 1 of the section 12, सेक्शन 12 के फर्स्ट क्लोज के अंदर जो उसने बहुत सारी रिलीफ मांगी थी उनमें से एक आपकी रेजिडेंस के ऑर्डर मांगे थे, तो मैजिस्ट्रेट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस पास एन रेजिडेंस ऑर्डर, तो वो रेजिडेंस का एक ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होने के बाद पास कर देगा। उसके अंदर क्या रहेगा? वो रिस्ट्रेन कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो डिस्पोज नहीं कर सकता किसी भी मैनर में, ना ही उस एग्रीव्ड वुमन के पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकता, ना तो एग्रीव्ड वुमन को वो एक तरीके से एविक्ट करेगा, ना ही वो उसके पोजीशन को जो है वो एक तरीके से अपना किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस डालेगा। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम दी शेयर्ड हाउस होल्ड, और जो शेयर हाउस होल्ड है उससे रिस्पोंडेंट को घर से अपने आप को रिमूव करने के ऑर्डर आएंगे, लेकिन अगर वो वुमेन अगर रिस्पोंडेंट है तो उसको उसका घर छोड़ने के लिए ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। ये बात कहाँ लिखी है? आगे प्रोविजो में लिखी है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लोज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज ए वुमेन, मतलब कि अगर रिस्पोंडेंट वुमेन हुई तो उसको घर छोड़ने के लिए ऑर्डर पास नहीं करे जाएंगे। मेल है तो घर से बाहर निकाल देंगे, बोल दिया जाएगा कि आप इस घर को छोड़ दो। सी बोलते रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव फ्रॉम द एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड इन विच द रिस्पोंडेंट पर्सन एग्रीड पर्सन रिजाइड। सॉरी, जिस भी घर के अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर वो आपकी एग्रीड पर्सन रहता होगा तो उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है वो और उसके किसी भी फैमिली मेंबर को वहां पे एंट्री करने से रोका जा सकता है। डी क्लोज बोलता है रोका जाएगा उस रिस्पोंडेंट पर्सन को कि जिस घर के अंदर वो रह रही है उसको एनकम्बर नहीं करेगा, उस हाउस होल्ड को किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, उसका एलिनेशन नहीं करेगा, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और के पास, बेच नहीं सकता है। या फिर आपकी उस पर्सन को रोका जाएगा रिस्पोंडेंट को कि जो जिसका राइट था उस शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर उस राइट को वो रिनाउंस नहीं कर सकता, कि मतलब अपने आप को कहीं वो बेदखल करवा ले, उसके बाद बोल दे कि इस घर में तो मेरा पहले राइट था लेकिन अब तो मेरा कोई राइट ही नहीं है, तो जानबूझ के विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट वो इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं कर सकता है। एफ बोलता है कि रिस्पोंडेंट को इस तरीके की आपकी डायरेक्शन दी जाएगी टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर द एग्रीड पर्सन, कि अगर वहाँ पे नहीं रह सकती है वो इस जगह पे या फिर उसके सारे अदर मेंबर को निकाल नहीं सकते तो क्या करेंगे कि उसी सेम लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, उस तरीके का आपका एक और जो है शेयर्ड हाउस होल्ड आपका एक तरीके से उसको सेम उसी लेवल का एक अकोमोडेशन रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी। सेकंड क्लोज बोलता है कि द मैजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशन और पास एनी अदर ऑर्डर और अदर डायरेक्शन दैट मे बी डिम नेसेसरी और रीजनेबली टू प्रोटेक्ट और टू प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी ऑफ द एग्रीड पर्सन और एनी चाइल्ड ऑफ सच एग्रीड पर्सन। तो ये वाले ऑर्डर आने के साथ साथ मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि उस एग्रीड वुमन या फिर उसके बच्चे के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के पर्पज से जो भी उसको ठीक लगे और रीजनेबल ऑर्डर भी आपके पास कर सकता है। थर्ड आपका बोलता है
कि मैजिस्ट्रेट है वो रिस्पोंडेंट से रिक्वायर कर सकते हैं कि एक आप बॉन्ड भर दो, चाहे वो आपका विद हो चाहे आपकी विदाउट श्योरिटी हो, फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, कि आगे से वो इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं करेगा। एक्ट करेगा तो बॉन्ड को आप क्या करोगे, एक तरीके से फोरफिचर कर लोगे और उसको अरेस्ट कर लेंगे। फोर्थ बोलता है कि एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू हैव एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी एंड शैल बी डीम्ड विद अकॉर्डिंगली। चैप्टर 8 के अंदर जो आपके ऑर्डर दे रखे हैं उस तरीके का माना जाएगा। फिफ्थ आपका बोलता है, वाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 and 2 and 3 द कोर्ट में ऑल्सो पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू गिव प्रोटेक्शन टू द एग्रीव्ड वुमेन। ये वाले ऑर्डर आने के साथ साथ आपका मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, नियरेस्ट एसएचओ को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ऑर्डर कर सकता है कि उसको आप प्रोटेक्शन दोगे, and to assist her or making an application for on her behalf in the implementation of the order। और जैसा मैंने ऑर्डर दे रखा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप इनकी हेल्प करोगे। 6 बोलता है, while making an order under subsection 1 the magistrate may impose on the respondent, रिस्पोंडेंट के ऊपर फर्स्ट क्लोज के अंदर जैसा ऑर्डर पास करेंगे उसके साथ साथ रिस्पोंडेंट पर्सन के ऊपर भी आपका एक तरीके से आपकी ऑब्लिगेशन डाली जा सकती है कि जो भी रेंट होंगे और अदर पेमेंट है वो जो जिस घर के अंदर रह रही है उसकी जो पेमेंट वगैरह वो आपको ही करनी, तो ये रिस्पोंडेंट की ड्यूटी लगा सकते हैं। 7th बोलता है, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एसएचओ इन whose jurisdiction the magistrate has approached to assist in the implementation of the protection order। तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि आप असिस्ट करोगे मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के अंदर। और 8th इज मोर इंपॉर्टेंट, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द पोजीशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन हर स्त्री धन और एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू विच शी इज इंटाइटल। मतलब कि अगर एग्रीव्ड वुमेन जो कि एंटाइटल है किसी स्त्री धन के लिए या फिर अदर प्रॉपर्टी या फिर आपका अदर किसी भी तरीके की दूसरी कोई भी आपकी हो सकती कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो जिसके लिए वो एंटाइटल होगी तो उसका पोजीशन वापस देने के लिए यहाँ पे रिस्पोंडेंट पर्सन को ऑर्डर है जो दिया जा सकता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस कर दो। तो ये आपका ऑर्डर आ जाता है सेक्शन 19 के अंदर रेजिडेंस का ऑर्डर। 18 के अंदर अब चलते हैं वापस, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करी गई है 2 का N, जैसे भी आपका बात करता है उनके रिगार्डिंग है। अब सेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर N के अंदर अगर जाओगे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करी गई है। तो 18 क्या बोलता है, मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ऑन बीइंग prima facie satisfied that the domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved woman and prohibit the respondent from। अब ये क्या कर सकते हैं, जब मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट गई तो कंप्लेंट जाने के बाद प्रेमा फेसाई जब मैजिस्ट्रेट अपने आप को इस बात पे सेटिस्फाई कर लेता है कि या तो इस तरीके का कोई डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस होने वाला है या फिर इस तरीके का कोई ऑफेंस हो चुका है, तो रिस्पोंडेंट पर्सन के खिलाफ एक तरीके से ऑर्डर आएगा उनको रोकने के लिए कि आप ये काम नहीं करोगे, और इन द फेवर ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन क्या आएगा, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का कोई एक्ट ऑफेंस कमिट नहीं करोगे अगर उसने प्री अकरेंस ऑर्डर पास कर दिया तो। दूसरे में बोलते हैं एडिंग और अबेटिंग, ना ही वो एड करेगा मतलब हेल्प करेगा किसी की और ना किसी को एक तरीके से अपना अबेट करेगा कि इस तरीके का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए। थर्ड बोलता है एंटरिंग द प्लेस ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, जहां पे एग्रीव्ड पर्सन आपकी एम्प्लॉयमेंट में काम करती है उस जगह पे रिस्पोंडेंट पर्सन को रोका जाएगा वहां जाने से, उस जगह पे आप नहीं जा सकते हो। डी बोलता है अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से वो ओरली रिटन फॉर्म में पर्सनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट आप उससे किसी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, उनको रोका जाएगा। एलिनेशन करने से रोका जाएगा कि जिस घर के अंदर भी वो रह रही है तो उसको आप एलिनेट नहीं करोगे, उसके स्त्री धन को किसी तरीके से किसी को और ट्रांसफर नहीं करोगे, उसका जो भी बैंक लॉकर है उसको आप ऑपरेट नहीं करोगे, अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है या फिर उसका अकाउंट है तो उसको भी आप ऑपरेट नहीं करोगे, और उसकी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करोगे। ये सब कुछ आपके रिस्ट्रेन करने के ऑर्डर आएंगे अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। और लास्ट आपका लास्ट सेकंड बोलता है कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट और अदर रिलेटिव और एनी पर्सन हु गिव द एग्रीड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस से रोकने के लिए जिस भी पर्सन ने उसकी हेल्प करी हो, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो उनको किसी तरीके का कोई भी वायलेंस जो है उनके खिलाफ नहीं करेगा। और लास्ट बोलता है एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, और दूसरा कोई भी एक्ट जो भी स्पेसिफाई किया गया प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर वो भी आप कमिट है जो नहीं करोगे। तो ये आपके प्रोटेक्शन के ऑर्डर आएंगे, रेजिडेंस के ऑर्डर आएंगे 19 में। 20 पे चलते हैं, मॉनेटरी रिलीफ की बात करेंगे। देखिए रैपिड रिवीजन है, थोड़ा सा स्पीड फास्टली आपको करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इसी वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो ये एक्ट है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद आपके 30 से 37 सेक्शन के अंदर कुछ नहीं बचता। मेन आपके आगे के 9-10 सेक्शन और रहते हैं जो कि ढंग से पढ़ने के हैं। चलते हैं 20 पे। 2 के में बात करी गई थी मॉनेटरी रिलीफ की। तो मॉनेटरी रिलीफ के अंदर क्या होगा, वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 12, सेक्शन 12 के क्लोज 1 के अंदर जो भी एप्लीकेशन लगी थी रिलीफ के लिए, उनको डिस्पोज ऑफ करते हुए जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन दे सकता है उस रिस्पोंडेंट पर्सन को कि आप मॉनेटरी रिलीफ जो है
वो पे करो इस पर्पज से, ताकि जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं वोमेन ने, वो उसकी भरपाई हो सके, या फिर उसने किसी तरीके का कोई भी लॉस सफ़र करा है तो उसकी भरपाई हो सके, या फिर उसके बच्चे ने किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस की रिजल्ट की वजह से कोई भी सफ़र किया हो, जैसे कि पहले ससुराल में रहते थे तो वहाँ स्कूल में एडमिशन था, अब उनके बच्चों ने दूसरी जगह पे जो आपके लड़की जो मायके चलेगी वहाँ स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया, तो जो फीस है वहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब ये जो फीस के पैसे जो होंगे वो रिस्पोंडेंट पर्सन को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप पे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सच रिलीफ में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, इंक्लूड कर सकता है लेकिन लिमिट नहीं लगेगी। लॉस ऑफ द अर्निंग, अगर उसको किसी तरीके की जॉब थी, यहाँ पे ससुराल में जॉब करती थी, उस जगह से वहाँ से अर्निंग हो रही थी, अब वहाँ पे चली गई अपने मायके तो उसको किसी तरीके की कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, अब अर्निंग के अंदर उसको लॉस हुआ तो उसकी भरपाई के लिए ऑर्डर आ सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रिगार्डिंग आ सकते हैं। उस डिस्ट्रक्शन की वजह से, डैमेज की वजह से, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक तरीके से रिमूव करने की वजह से अगर किसी तरीके का कोई लॉस हुआ तो उसको भी भरपाई करने के लिए पैसे, या फिर उसकी जो है मेंटेनेंस का जो खर्चा वो भी मांगा जा सकता है। इन एडिशन टू एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के 125 के अंदर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर भी अपना क्या हो सकता है, मेंटेनेंस के जो ऑर्डर है वो आ सकते हैं। सेकंड बोलता है मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिक्वेट, फेयर एंड रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द एग्रीड पर्सन इज अकस्टम्ड। अब ये बोलता है कि उसका हायर लेवल नहीं होगा, मतलब कि जैसा भी लिविंग स्टैंडर्ड था उस एग्रीड पर्सन का, उसी के स्टैंडर्ड लेवल के उसको पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे मॉनेटरी रिलीफ के अंदर। थर्ड बोलता है द मैजिस्ट्रेट में शैल हैव द पावर टू ऑर्डर एन एप्रोप्रिएट लम सम अमाउंट मंथली पेमेंट के रिगार्डिंग, या फिर आपकी लम सम के लिए ऑर्डर कर सकता है, ये मैजिस्ट्रेट की पावर है। फोर्थ बोलता है कि इन सारी चीज़ों की कॉपी, मतलब मॉनेटरी जो आपकी रिलीफ दिया है इसकी जो कॉपी है वो पार्टीज को भेजेंगे और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उसको भेज दिया जाएगा। फिफ्थ बोलते रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड टू द एग्रीड पर्सन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जैसा भी ऑर्डर के अंदर आपका टाइम पीरियड फिक्स करके बताया जाएगा उतने टाइम के अंदर क्या करने है, आपको वो अमाउंट पे कर देना है। अगर वो पे करने में फेल हो जाता है तो क्या किया जाएगा जी, द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और द डेटर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इसके अंदर आ जाते हैं अपने यहाँ पे। इसमें बोलता है कि एक पर्सन ए था जिसको कि ऑर्डर दिया गया था कि आप बी को जो है अब ये मेंटेनेंस या फिर उसको मॉनेटरी रिलीफ दोगे, और वो पे नहीं करता ए, तो ए पर्सन के बिहाफ पे कोई जो उसका एम्प्लॉयर होगा, मतलब जहां पे ये जॉब करता है, तो उसके बॉस को ये ऑर्डर आएंगे कि आप अपनी सैलरी जो है ए की, वो सैलरी ए को नहीं दोगे, वो क्या करोगे, या तो कोर्ट में सबमिट करना या फिर बी को दोगे। एक तो ये है कि जो भी जहाँ पे बी जो ए पर्सन आपका जॉब करता है तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर होगा, मतलब जो बॉस है उसका, उसको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप जो इसकी सैलरी है ए की, वो यहाँ पे ए को पे नहीं करनी, आपने क्या करनी है, सीधा बी को या फिर कोर्ट में सबमिट करोगे। दूसरा, कोई ए पर्सन से सी पर्सन था, थर्ड पर्सन, जो कि उससे पैसे कुछ उधार लेके गया था। अब ये उधार के जो पैसे हैं वो सी क्या करेगा, ए को पे करेगा। तो अगर कोर्ट की नॉलेज में ये बात आई कि सी जो पर्सन है वो डेटर है, वो ए को पैसे पे करेगा, तो सी को ये ऑर्डर आ जाएंगे कि आप क्या करोगे, ये जो पैसे जो आपको ए को वापस करने थे, अब सी क्या करेगा, बी को वो पैसे देगा। तो इसके रिगार्डिंग इसके अंदर दिए गए हैं। क्या लिखा, मे डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और द डेटर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये रिस्पोंडेंट था जो कि इसको पैसे दे रहा था, अब ये रिस्पोंडेंट का डेटर या फिर जो एम्प्लॉयर पर्सन है वो, उनको डायरेक्शन दी जा सकती है टू डायरेक्टली पे टू द एग्रीड वुमन, कि ये क्या करेंगे, ये और ये डायरेक्टली ये पैसे इसको सबमिट करेंगे, और टू डिपॉजिट विद द कोर्ट ए पोर्शन ऑफ द वेजेस और सैलरी और डेट ड्यू टू और अकर्ड एक्यूट टू द क्रेडिट ऑफ द रिस्पोंडेंट विच अमाउंट मे बी एडजस्ट टूवर्ड्स द मॉनेटरी रिलीफ पेएबल बाय द रिस्पोंडेंट, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। जितना पैसा इसको दिया जाना चाहिए था तो उसके अंदर इसकी जो पेमेंट थी यहाँ से और यहाँ से जो आएगी वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। 21 आपका बोलता है टेम्परेरी आपके बच्चों के रिगार्डिंग आपकी कस्टडी के ऑर्डर आ सकते हैं। कस्टडी के ऑर्डर आएंगे तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि मीटिंग का राइट जो है वो दिया जा सकता है रिस्पोंडेंट पर्सन को, और अगर लगे कि रिस्पोंडेंट का बच्चों से मिलना खतरनाक हो सकता है तो उसका जो ऑर्डर है वो नहीं आएगा, मिलने से आपको मना किया जा सकता है। 22 बोलता है कॉम्पनसेशन का ऑर्डर है। 21 को एक बार पढ़ लेना, टेम्परेरी आपकी कस्टडी रखी जा सकती है, किसी के पास भी दे सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग उसका क्या करेंगे, विजिट के रिगार्डिंग आपका राइट रख देंगे। अगर खतरनाक लगे या फिर हार्मफुल लगे बच्चे के लिए तो उसका जो विजिट का राइट है वो भी सीज हो जाएगा। 21 यही है। 22 आपका कॉम्पनसेशन का ऑर्डर है। तो कॉम्पनसेशन कैसे किस लिए बोलता है कि या तो उसको कोई डैमेज हुआ हो, या फिर उसको कोई इंजरी हो रखी हो, मेंटल टॉर्चर हो रखा है, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ हो, या फिर किसी भी अदर एक्ट की वजह से कोई भी दूसरी कोई भी इंजरी या फिर आपका डैमेज हो रखा है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के ऑर्डर 22 में आ जाएंगे। 23 आपका बोलता है एक्सपायर्ड ऑर्डर आ सकते हैं, या फिर इंट्रीमेंट आपके एक एंट्री में एक तरीके की रिलीफ के लिए आपका ऑर्डर आ सकता है, तो 23 रहेगा वो।
24 बोलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, जो भी कोर्ट आपके ऊपर ऑर्डर पास करेगा उन सब की जो कॉपीज हैं वो क्या करेगा, पार्टीज को देंगे, पुलिस ऑफिसर को दे देंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको दे देंगे, और सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके एक तरीके से रजिस्टर करवा रखे हैं, अगर किसी ने कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट करवाई है तो उस सर्विस प्रोवाइडर को भी इनकी जो कॉपी है वो ऑर्डर की दे दी जाएगी। फिर आपका 25 बोलता है कि ऑर्डर कितना, आपका ड्यूरेशन कितना होगा और उसके अंदर क्या ऑर्डर के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन करा जा सकता है। तो ए प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर 18 सेक्शन 18 शैल बी इन्फोर्स टिल द एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर द डिस्चार्ज। जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में जो भी आपका ऑर्डर आया वो उतने टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा जब तक कि ये पर्सन खुद उसको रिलीज करने के लिए आपके एप्लीकेशन खुद ना लगा दे कि हाँ इसको आप कैंसिल कर दो जी, तब तक वो एनफोर्समेंट में रहेगा। फिर बोलता है मैजिस्ट्रेट को अगर कोई एप्लीकेशन लगती है एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा या फिर रिस्पोंडेंट के द्वारा, और जब मैजिस्ट्रेट आपका सेटिस्फाई हो जाता है कि जो सर्कमस्टांसेस थे उनके अंदर किसी तरीके का कुछ चेंज हो रखा है और उन सर्कमस्टांसेस की डिमांड है कि इस मेरे प्रीवियस ऑर्डर के अंदर एक तरीके से ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, रिवोकेशन होनी चाहिए, तो जैसा भी उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से अपना वो ऑर्डर के अंदर पास कर देगा, अगेन उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकता है। 26 बोलता है अदर शूट और लीगल प्रोसीडिंग के अंदर रिलीफ कैसे दी जाएंगी, तो उनकी बात करता है, नोट सो इंपॉर्टेंट, एक बार आप उसको ऊपर से पढ़ लेना। 27 आपकी ज्यूरिस्डिक्शन की बात करता है, किस मैजिस्ट्रेट की ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी, तो जेएमआईसी और एमएम की ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी अपने लोकल एरिया के अंदर, जहां पर भी एग्रीड पर्सन आपका परमानेंटली या फिर टेम्परेरी रिजाइड करता हो, वहां पे बिजनेस करता हो या फिर एम्प्लॉयमेंट करता हो, या फिर रिस्पोंडेंट आपका रिजाइड करता है या फिर आपका वो बिजनेस करता हो या फिर एम्प्लॉयमेंट करता हो, और जिस जगह पे आपका अकरेंस प्लेस है उन सब जगह पे ज्यूरिस्डिक्शन है जो बन जाएगी। शैल बी द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर और द अदर ऑर्डर अंडर दिस एक्ट एंड टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। और ऑर्डर जो भी आएगा वो आपका पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो ये आपका 27 है। 8 के अंदर प्रोसीजर दे रखा है तो सीआरपीसी वाला सेम रहेगा। 29 पढ़ लेंगे। 29 के अंदर अपील है, अपील के लिए आपका टाइम दे रखा है 30 डेज का है कि द अपील शैल लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द अदर ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इन सर्व्ड is served on the agreed person or to the respondent as the case may be, whichever is latter। जो भी आपने मतलब कि या तो रिस्पोंडेंट को कोई ऑर्डर आया या फिर एग्रीड पर्सन को जो भी ऑर्डर आया, तो जिसको भी बाद में ऑर्डर आया था उस दिन से लेके अगले 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, अपील दायर करी जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। तो 30 दिन का टाइम है, कोर्ट ऑफ सेशन अथॉरिटी है। लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। एक तो नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करी गई है, मतलब कि किस तरीके का नेचर होगा, कोग्निजेंस कहाँ पे किस तरीके का ऑफेंस है। कोग्निजेंस के रिगार्डिंग पहले बता दिया कि जेएमआईसी और एमएम लेंगे। अब मिसलेनियस पार्ट के अंदर आपका 30 सेक्शन जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन आपके ऑफिसर जो कि सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से चल रहे थे, और मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर जो कि सेक्शन 10 के अंदर थे, टू बी द पब्लिक सर्वेंट, उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 31 में बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा रिस्पोंडेंट पर्सन है वो अगर ब्रीच कर देता है प्रोटेक्शन ऑर्डर की तो उसको कितनी सजा मिल सकती है, तो 1 साल और 20,000 तक की उसको सजा मिल सकती है। 32 में बोलता है कोग्निजेंस और प्रूफ क्या होंगे, तो नॉट विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन दी सीआरपीसी, सीआरपीसी के रिगार्डिंग आपका बेशक कुछ भी बोल ले, द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 31 के अंदर जो भी आपके रिस्पोंडेंट पर्सन ने आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच कर रखा है उसका नेचर क्या होगा, कोग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे वो आपके, और वो आपके नॉन बेलेबल हैं जो ऑफेंस माने जाएंगे। अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीड पर्सन की अकेले की सिर्फ गवाही के ऊपर द कोर्ट मे कंक्लूड दैट द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 31 हैज बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। तो मान लिया जाएगा अकेले की टेस्टिमनी के अंदर ये आपके ऑर्डर आ सकते हैं कि हाँ उसने ब्रीच कर रखा है, और वो ऑर्डर अपने आप में क्या होगा, वैलिड ऑर्डर माना जाएगा। फिर बात करता है अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर की कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता या फिर ब्रीच करता है तो फिर कितनी सजा मिलेगी, ऊपर वाली जैसे 31 के अंदर है 1 साल 20,000 की, वही सजा इसके ऊपर मिल जाएगी आपकी। 34 बोलता है कि कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसका कोग्निजेंस कौन लेगा, तो नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ किसी तरीके की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है अनलेस ए कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द ऑफिसर एथोराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ, जब तक कि या तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन ना ली जाए या फिर उस ऑफिसर की जिसको कि एथोराइज कर रखा है सैंक्शन देने के लिए उसकी आपने कोई एक तरीके से सैंक्शन या फिर परमिशन नहीं लिया, तो तब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे, तब तक उसके ऊपर किसी तरीके का एक्शन है जो नहीं लिया जाएगा। 35 बोलता है कि अगर गुड फेथ के अंदर किसी भी ऑफिसर ने इस एक्ट के अंदर कोई भी एक्ट करा, इस स्टैच्यूट के अंडर में किसी तरीके की जो भी ड्यूटीज थी उसको परफॉर्म करना था, लेकिन वो गुड फेथ में गलती से कुछ गलत होगा, तो उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई ऑफेंस आपका नहीं माना जाएगा, कोई ऑफेंस की लायबिलिटी नहीं डालेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन या फिर आपका अदर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आपकी लाई नहीं करेगी। 35 आपका बोलता है द एक्ट इन नॉट इन डेरोगेशन, ये आपका अगेंस्ट में नहीं है,
अदर एक्ट के साथ साथ चलता है, जैसे 125 सीआरपीसी के साथ चलता है, उसके अपोजिट नहीं है, तो नॉट इन डेरोगेशन है, ये आपका क्या है, एडिशन रहेगा। जैसे सेक्शन 1 है, कहाँ पे अप्लाई होता है, उसी के साथ 36 बताया था कि इन डेरोगेशन नहीं होगा, वो आपका इन एडिशन टू है। तो फर्स्ट और 36 दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल सेक्शन निकल के आएंगे 37, दैट इज द लास्ट सेक्शन। कि आपका पावर किसकी है इस एक्ट के अंदर में, रूल्स मेकिंग पावर किसकी रहेगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहेगी कि वो रूल है जो बना सकती है। तो ये आपका जो डीवी एक्ट था छोटा सा 37 आपके सेक्शंस का, वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। 2 पार्ट के अंदर ये आपका एक्ट कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, वेदर अबाउट द पीसी एंड पीडी, जो आपका पीएनडीटी एक्ट, आपका पीसी पीएनडीटी एक्ट है, या तो उसके ऊपर होनी चाहिए, या फिर जो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी है उस एक्ट के ऊपर होनी चाहिए, या फिर टीपीए को स्टार्ट करूं। तो इन तीनों के रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट करके रिकमेंड कर सकते हो कि इनमें से कौन सी आपके लिए वीडियो में नेक्स्ट लेके आऊँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना नहीं भूलना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको आपने फॉलो कर लेना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जाके।